हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। तो ये हमारा बिहार डीएलएड का सेट नंबर जो होगा ये आपका 11वां सेट होगा, सेट नंबर 11 होगा। इसके पहले सारा करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्लास भी करवाए हैं। ये क्लास भी हमने चालू किया था लाइव, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है ये पूरा नहीं हो सका, इसीलिए यहाँ पे आपको हम पूरा करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोग साइंस का सेक्शन चालू करेंगे और इस तरह से इसमें साइंस के साथ साथ जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर दें और पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और यहाँ पे लगातार हम आप लोग के लिए क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। जहाँ आवश्यकता पड़ता है हम लोग आवश्यकता से अधिक यहाँ डिस्कशन कर ही लेते हैं। चलिए समझते चलेंगे चीज़ों को, काफ़ी आसान हो जाएगा समझने के बाद। हमारा यहाँ पे पहला सवाल है कि एक पारा अर्थात मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए, यानी कि वैसा ट्यूब को उठाइए जिसमें मरकरी हो। युक्त का मतलब क्या हो गया कि उस चीज़ में मरकरी है, उस ट्यूब में क्या है, मरकरी है। उसको हम उठा लें तो क्या होगा। देखिए, जब आप पारे से भरे हुए ट्यूब को उठा लेंगे तो होगा क्या कि उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो घट जाएगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो घट जाएगी। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब है जो इस तरह से सीधा लंबत ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसकी घट जाएगी। तो ऑप्शन जो है हमारा एक सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको जो है पारा से संबंधित चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पारा को जो है मरकरी भी कहते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान में रखना है। देखिए, पारा की जो यदि हम बात करें कि पारा का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो Hg होता है। इसकी परमाणु संख्या जो है 80 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, पारा जो है आपका क्या है, तो पारा जो है आपका एक धातु है। पारा क्या है, धातु है। और ये धातु की एक विशेषता है कि ये जो धातु है ये आपका द्रव अवस्था में होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और ये एकलौता ऐसा धातु है, एकमात्र ये एक ऐसा धातु है जो कि आपका क्या है, द्रव अवस्था में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और वो धातु में भी टोटल जो है आपका कुल आवर्त सारणी में जो आपका तत्व है, मात्र 2 ही तत्व द्रव अवस्था में रहता है। एक धातु में पारा और दूसरा है आपका ब्रोमीन। दूसरा है क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, तो हमारे पास कुल आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व है। उस 118 तत्व में मात्र 2 ही तत्व है यहाँ पे। ठीक है, मात्र 2 ही तत्व है जो कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक बार लाइक किया कीजिए और कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, या आप कोई सुझाव भी देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको जो है किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, प्रिज्म का। और पहली बार यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम से, यानी कि प्रिज्म के माध्यम से स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया था, पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता है कि प्रिज्म से जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपका कुल 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन 7 रंग में सबसे नीचे रंग जो होता है आपका बैगनी होता है। और उसके बाद जो है इसी क्रम में आपका आता है भिवग्योर करके, यहाँ पे भिवग्योर करके नाम आता है, देख लीजिए 3 3 6 1 7। तो भिवग्योर करके इसका नाम होता है। सबसे पहले यहाँ पे बैगनी होता है, उसके बाद लाल होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और प्रिज्म से संबंधित आपसे सवाल पूछे गए हैं PYQ में जो है, यानी कि इससे पहले सेट में जो है आपसे प्रिज्म से संबंधित बात पूछे गए हैं कि प्रिज्म जो होता है ये 5 सतह से घिरा होता है। आपसे पूछा गया है कि प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा प्रिज्म जो है ये 5 सतह से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब 5 सतह में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये 5 सतह में जो होते हैं, 3 जो होते हैं इसका आयताकार सतह होता है। 3 क्या होता है, आयताकार सतह। और 2 जो होता है यहाँ पे आपका त्रिभुजाकार सतह होता है। तो हमने जो आपको प्रिज्म से संबंधित ये बातें बताएं, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत आपको फ़ायदा करेगा। चलिए, बहुत लोग जो है हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने
अच्छा प्यार दिया, अच्छा कमेंट करते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है, उसी से मोटिवेट होते हैं और भी हम जो है और ज़्यादा मेहनत से आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन, तो विलयन के संदर्भ में आपको बताना है विलयन किस प्रकार का बाहर में विलयन होगा कि कोशिका का आकार बढ़ जाएगा। देखिए कोशिका का आकार बढ़ने का रीजन है कि बाहर से जो है विलयन, जो भी विलयन है, ठीक है, जो भी बाहर में विलयन है, इस विलयन से क्या हो रहा है, जल जो है कोशिका के अंदर भर रहा है, ठीक है, कोशिका के अंदर जो है क्या हो रहा है, जल भर रहा है, जिसके कारण से क्या होते हैं, इसके आकार बढ़ जाते हैं, इसके आकार क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसके आकार बढ़ जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। और ऐसे प्रोसेस को यानी कि इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक बोलेंगे, है ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए कोशिका के बारे में चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम आपको कोशिका यानी कि सेल के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और दूसरी बात, इनके द्वारा जो कोशिका की खोज किया गया था वो आपका मृत कोशिका था। वहीं जीवित कोशिका का खोज जो है ये आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा प्रथम आपका यहाँ पे क्या गया था, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ध्यान रखेंगे कौन सी कोशिका की बात हम की, जीवित कोशिका यानी कि जीवित सेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, और दूसरी बात, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका विज्ञान। आगे देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए चलते चलेंगे। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, देखिए कोशिकाएं जो होती है, ध्यान रखिएगा, कोशिका से आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो यदि आपके पास समय है तो कोशिका को देख लेंगे, वरना हम जो क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कशन शुरू से लेकर अभी तक कराए हैं, यदि आप उसको ध्यान से एक दो बार देख लेंगे तो आपको जो है समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही करते हैं। चलिए, पीछे बैकग्राउंड में यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, कोशिका देखिए होता है क्या है कि दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा जो होता है हमारा यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो कम विकसित होती है या विकसित नहीं भी होती है, इसे आप कह सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो भी कोशिकाएं होती हैं उसमें हिस्टोन और डीएनए होते हैं, तो लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें डीएनए नहीं होता है, तो केवल क्या होते हैं, हिस्टोन, तो यानी हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। और हिस्टोन के साथ जो यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ ये किसकी विशेषता है, तो ये आप कहेंगे ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। बात समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में आप ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक में जो होता है कोशिका में वो न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक, विकसित होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, देखिए ये प्रश्न जो है आपसे रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न रिपीट है और रिपीट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। हमने आपको बताया कि अफ्रीका जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि अफ्रीका मानव का उद्भव स्थान है। यही आपसे यदि पूछता कि संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का उद्भव कहाँ से माना जाता है, तो एशिया से माना जाता है, भारत एशिया से माना जाता है, ठीक है, भारत कहाँ पड़ता है, एशिया में, तो एशिया से जो है इसको माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे चीन जो लिखा हुआ है, आपसे चीन के बारे में बता दें कि चीन जो है इसको एशिया का मरीज कहते हैं, चीन को क्या कहते हैं, एशिया का मरीज, ठीक है, एशिया का मरीज इसको कहा जाता है, एशिया का मरीज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्गीकी के अधिक जो है वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए वर्गीकरण में जो अधिक प्रयास किया गया है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो जिसके द्वारा किया गया है उसको जो है यहाँ पे बायोलॉजी का जनक कहा गया है, बायोलॉजी का जनक। अब आप यहाँ से गेस कर सकते हैं वो कौन हो सकता है, तो बायोलॉजी के जनक जो है हम किसको बोलते हैं, अरस्तु को। ध्यान रखेंगे, अरस्तु को यहाँ पे बायोलॉजी का जनक कहते हैं, और अरस्तु को बायोलॉजी के साथ साथ जो है इसको हम जूलॉजी का भी जनक बोलते हैं, अच्छा चल छोड़िए, है ना, जूलॉजी का जनक यानी जंतु विज्ञान का इसको जनक बोलते हैं अरस्तु को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे कार्य लिनियस दिया हुआ है, लिनियस के द्वारा जो है आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है, लिनियस से संबंधित प्रश्न पूछा है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया, तो द्विनाम पद्धति जो है आपका ये लिनियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर
के बीच जो है 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो करना क्या है कि ये जो आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है इसमें से आपको क्या करना है, ये 20 विभाग से आप भाग दे दीजिए। तो जब भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा 0.1। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद 0 आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए 1 सेकेंड, प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। चलिए देखिए, अभी तक आपने क्लास के बार लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग को बहुत अच्छा क्लास मिलेगा। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल क्या है, तो जैविक कृषि के बारे में आपसे पूछा गया है और कृषि से संबंधित जो है आपसे बातें पूछा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। और हमने इसके पहले जो आपका जो शुरुआती सेट था उसमें कृषि से संबंधित ढेरों प्रश्न था और लगभग जितनी तरह का उसमें आसपास की चीज़ें थे उसको भी हमने कवर कर लिया है। आप उसको देखे होंगे तो अच्छी बात है, और जो नहीं देखे हैं वो पीछे जाके देखिए। यदि भूल भी गए हैं तो आप उसको एक बार स्पीड में लगा के देखा कीजिए। फसल चक्र में क्या है नाम, जैविक चक्र में, जैविक कृषि में तो फसल चक्र बिल्कुल होना चाहिए। जैविक कृषि जो है उसके लिए फसल चक्र जरूरी है कि ये आपका मिश्रित कृषि या खेती, कार्बनिक चक्र, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि सही रासायनिक सूत्र किसका है। ठीक है, देखिए पहला जो दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड ये सही नहीं है। यदि ये क्लोरीन में जो है आपका यानी कि क्लोराइड Cl में यदि 2 लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। उसी तरह से जो आपका ये लिखा हुआ है NaSO4, तो ये भी आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसे Na2SO4 लिखेंगे तब जाके ये सही होगा। ठीक है, वही जो है आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो इसको भी जब हम CaOH का होल ट्वाइस इस तरह से लिखेंगे तब जाके ये सही होगा। बाकी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, MgCl2 ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन भी जो है हमारा चूँकि सही पूछा गया था तो सही के हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट, कौन जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये दोनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ जाना पड़ेगा, डी हो जाएगा। देखिए फॉर्मिक अम्ल जो होता है आपका जो चींटी होता है ना, चींटी, ठीक है, चींटी हो गया या आपका मधुमक्खी हो गया, ठीक है, मधुमक्खी या बिच्छू हो गया, ठीक है, बिच्छू, इन सभी में जो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH और एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, ये होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपसे ओइक एसिड के बारे में पूछते हैं, ओइक एसिड, तो इसको ओइक एसिड कहते हैं और ओइक एसिड को दर्शाते हैं COOH से। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्वरण का मात्रक नहीं है। तो आइए हम त्वरण को समझते हैं। त्वरण को ए से दर्शाते हैं और ए बराबर फार्मूला होता है v-u/t। इसी को पढ़ते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो एसआई मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सभी में यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका एसआई मात्रक हो या कोई भी मात्रक पद्धति हो, CGS हो, MKS हो, FPS हो, उसमें सेकेंड स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। स्क्वायर किस में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्तिका यानी कि वोक्यूल कोशिका से संबंधित है, घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। देखिए कोशिका को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या करते हैं, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, ठीक है, क्या पूछा गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा है, विद्युत बल्ब का प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यहाँ पे जो है वाट जो कि शक्ति को दर्शाता है, ठीक है, ये पावर शक्ति को दर्शाता है। ये आपका जो है विभव दिया हुआ है, V को दर्शा रहा है और आपसे I पूछा है। तो यहाँ पे शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर VI फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है।
ठीक है। तो आपसे जो है यहाँ पे धारा का मान पूछा है, तो धारा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा धारा का मान आई बराबर करेंगे तो आई बराबर हमारे पास क्या होने वाला है, तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा पावर जितना है, पावर कितना है 100, अब बटे का जो है यहाँ पे वोल्ट अब बटे में आ जाएगा, यानी कि बटे 250। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है 4 एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये क्या होता है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, आपसे एसआई मात्रक भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO3, H2SO3। ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरस पूछा है, ये सल्फ्यूरिक है, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक है, ठीक है। तो इसमें इसी दोनों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी और कोई कन्फ्यूजन का बात है नहीं। तो ये सल्फ्यूरस पूछा है, जबकि जो आपका H2SO4 होता है ये सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा देखिए, दो तीन गैसें आपसे वायुमंडल में पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो आपका नाइट्रोजन गैस होती है, और फिर आपका ऑक्सीजन गैस होती है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत सारी गैसें हैं लेकिन इससे आपसे पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है आपको 78%, और वहीं जो ऑक्सीजन गैस है लगभग जो है 21% के आसपास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। यहाँ देखिए प्रतिशत में पूछा है, जबकि ये सभी प्रश्न आपसे इसके पहले भी सेट में पूछे गए हैं, यानी कह सकते हैं कि ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो रिपीटेड प्रश्न है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका यही पूछा गया था, लेकिन यहाँ हम सभी ऑप्शन में क्या था परसेंटेज गायब कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत सिंपल प्रश्न था यहाँ पे। और साथ साथ आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। याद है तो बहुत अच्छी बात है, किन किन को याद है हमें कमेंट करके बताएं, और इसकी वैल्यू हमें लिख के बताएं। नेक्स्ट, कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, श्वसन जड़ें, श्वसन जड़ें इसमें से कौन है बताइए, ठीक है। तो श्वसन जड़ें क्या हो जाएगा, मतलब जो आपका है ना न्यूमेटोफेरस है, ये आपका क्या है श्वसन जड़ें हैं, जो भूमिगत जड़ों के क्या है प्रकार है। ये क्या होता है भूमिगत जड़ होते हैं, ठीक है। भूमिगत, भूमिगत मतलब क्या हुआ भूमि के अंदर, जमीन के अंदर होता है, ठीक है। ये सभी जड़ें जो होते हैं खासतौर पे तो दलदल क्षेत्र से ऊपर की ओर ये निकलती हैं, और ये श्वसन के लिए क्या करते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर है ना, पृथ्वी के केंद्र पे आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पे जो हमारे पास वस्तु का वजन होगा क्या होगा, तो उसमें यहाँ पे हमारा शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में पूछा है तो क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा शून्य होगा। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि आपसे देखिए भार जो होता है यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जी का मान जो होता है आपका पृथ्वी के केंद्र पर वो क्या होता है जीरो, यानी गुरुत्वीय त्वरण जीरो होता है। और जो हम भार निकालते हैं भार, तो भार हमारे पास क्या होता है, तो भार बराबर हमारे पास क्या होता है m इंटू जी, m इंटू जी। तो यहाँ पे द्रव्यमान कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे जी का वैल्यू हो गया वो तो जीरो हो गया, इसीलिए हमारे पास भार कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ सी होगा शून्य होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखें ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न को। ये रहा आपके सामने प्रश्न, ठीक है। आइए इस प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करें। प्रश्न क्या, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1.36 वो किलो जूल प्रति सेकंड। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए चिपको आंदोलन से प्रश्न पूछे हैं, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को कटने से बचाना, वृक्षों को कटने से बचाना, वृक्षों को बचाना, वनों की कटाई से बचाना। क्या हो जाएगा वनों की कटाई से बचाना, कटाई से बचाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी कर देंगे।
और चिपको आंदोलन जो है कहाँ से हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और ये कब की बात है, तो ये 1973 की बात है, 1973 की बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके, इसके आपसे पूछा जाता है किसकी अगुवाई में, यानी कि इसके जो प्रेरणेता थे वो कौन थे, तो प्रेरणेता जो थे वो आपके कौन थे, तो आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा, ध्यान रखिएगा। आगे, और ये हमारा साइंस का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय है। ठीक है, आपको जो है सक्रियता श्रेणी आपको हम बताए हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ रिपीट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सभी का सभी जो है आपका वर्ग एक का तत्व है, सभी का सभी क्या है, वर्ग एक का तत्व है, सभी का सभी वर्ग एक का तत्व है। और वर्ग एक के तत्व को जो है हम क्षारीय धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन हो जाएगा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएगा सक्रियता जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा कौन, रुबिडियम, कौन हो जाएगा, रुबिडियम, जो कि वर्ग एक में कौन आता है, लिथियम, फिर आपका सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर सीजियम, और इसके बाद आपका फ्रांसियम। ठीक है, ये सभी आते हैं। तो सबसे बड़े कौन हो जाएंगे, रुबिडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, इन सभी को जो है यहाँ पे चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इन सभी को जो है आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। सोडियम को जो है कहाँ पे रखते हैं, तो सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमारा साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और आपको कैसा लगा हमें क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दें, और एक कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलिए, सामाजिक अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं, सामाजिक अध्ययन का सेट शुरू करते हैं और फटाफट इसको पूरा करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। देखिए, है क्या, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ वो किस, है ना, 18वीं 19वीं सदी के जो आसपास जो है ये शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो सूती के कपड़ों से, सूती कपड़ा कहाँ है, वस्त्र उद्योग हो जाएगा यहाँ पे, वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में भी सबसे मुख्य रूप से क्या बोलेंगे आप, तो सूती कपड़ा, क्या कहेंगे, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कौन सी फसल का उत्पादक भारत जो है आगे करता है, बोलिए। और ध्यान रखेंगे ये पेय फसल होना चाहिए, पेय फसल, पीने वाला। तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास चाय, क्या हो जाएगा, चाय। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और जबकि देखिए अग्रणीय है, दुनिया में अग्रणीय उत्पादन है। और इसमें ज़्यादा ध्यान रखिएगा, चीन के बाद जो है यहाँ पे चीन, इसमें पहला स्थान जो है, पहला स्थान आपका चीन का है, पहला स्थान चीन का है। यहाँ पे यदि पेय फसल नहीं देता ना, पेय फसल, तब जो है आप दाल देते हैं। ठीक है, दाल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, दाल के उत्पादन में पहला स्थान है, लेकिन यहाँ पे पेय फसल दे दिए, इसीलिए हम दाल नहीं दे सकते। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहेंगे, रिपीट क्वेश्चन, सेम टू सेम प्रश्न रिपीट है। मुंबई को बोलते हैं, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु को जो है कई नामों से जानते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली तो खैर आपका राजधानी ही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हैदराबाद में सबसे बड़ी भारत में सबसे बड़ी जनजाति, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील को लेते हैं, भील को एक नंबर पे आपका भील है। और दूसरे नंबर पे जो है आपका क्या हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, गोंड। संथाल जो है आपका ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इन, है ना, वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका ये आपका संथाल जनजाति पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। ठीक है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल त्रासदी में जो है MIC का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1984 की बात है। जो हम बता रहे हैं वो सभी एग्जाम की ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1984 की ये घटना घटी थी। ठीक है,
ठीक है। MIC का मतलब क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC का मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ जाएंगे। समझ में आ रही ना सबको बातें? ठीक है, इसमें जो है आपका बहुत सारा लोगों की जान गई थी। ठीक है, और ये कंपनी कहाँ की थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ध्यान रखिएगा, यूनियन कार्बाइड यहाँ पर ये कंपनी थी। और ये जो था आपका अमेरिका का कंपनी था, अमेरिका का कंपनी था, अमेरिका का। और इसके जो उस समय अध्यक्ष थे वो जॉन एंडरसन थे, एंडरसन। खैर ये इतना आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना हम जितना हम बता दिए इसमें से याद रख लीजिएगा, तो मजाल नहीं है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो वो कौन हो जाएंगे आपके? मैगलन हो जाएंगे, मैगलन नाम है, पुर्तगाल के थे ये कहाँ के थे? मैगलन पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल के नाविक थे मैगलन नाविक। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले किया। और आपसे ये पूछेंगे कि भारत आने वाले सबसे पहले जो थे वो कौन थे समुद्री मार्ग से, तो आप कहेंगे वो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। आप ये हमें इसका साल बताएं, ये कब आया था? ठीक है, कब आया था, समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली नामक समाज की स्थापना कहाँ किया था? देखिए यंग इटली जो है ये यूरोप में पड़ता है, चलो लिख ही जाए कि नामक जो है समाज की स्थापना कब किया गया था, तो ये जो है 1831 की बात है। 1831 ईस्वी में ये बर्न में किया था। कहाँ? बर्न में, बर्न। और देख लेते हैं ऑप्शन, वैसे तो आपको बता दिए हैं, देखिए प्रश्न को। एक सेकेंड प्रश्न पे जल्दी हम पहुंच रहे हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा ये बर्न, यहाँ पे बर्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? वन्य संरक्षण अधिनियम, चलिए ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ था। ठीक है, 1972 से लागू हुआ। और 1972-73 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर का भी शुरुआत किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय सरकार थी, हाँ इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। जयप्रकाश नारायण, जिसको हम शॉर्ट में या सभी जो है शॉर्ट में JP कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ है? तो पटना में है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है आपका? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये आपका स्थित है। ठीक है, और ये जो है भारत का 16वां सबसे व्यस्त आपका है ना, व्यस्त में, यानी कि 16वां जो है ये BG हवाई अड्डा है। ठीक है, 16वां BG हवाई अड्डा है। ठीक है, हवाई अड्डा। नेक्स्ट, इनमें कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है? ये इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। मजबूती प्रदान नहीं करता है, कौन मजबूती प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो विविधता में एकता, ये तो होना है, होगा ही होगा। क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव, ये भी सही है, ये तो अच्छी बात है ना। तो जो खराब बातें हैं ना उसी को आपको चुनना है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव, अभाव मतलब कमी होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमको गलत ही चुनना था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? देखिए सबसे पहले तो चीन में आया था, फिक्स है। सबसे पहले कहाँ आया था? चीन में आया था। ठीक है, चीन में सबसे पहले आया था। देख लीजिए, चीन, जापान, कोरिया। तो चीन, जापान, कोरिया, यही हमारे पास ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा। सबसे पहले चीन में आया था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका क्या कहेंगे? जापान, उसके बाद जापान, उसके बाद आपका कोरिया, उसके बाद कोरिया। ठीक, कागज का आविष्कार भी यदि पूछे तो भी आपका क्या होगा? चीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विविध खेती देश है। विविध खेती, तो विविध खेती या बहु प्रकारीय खेती, खेती का क्या है? एक प्रकार है। क्या हो जाएगा? ये खेती का एक प्रकार हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये खेती का एक प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र, ओहो, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो है 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कब? 1897 में, 1897 में। कहाँ? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो दार्जिलिंग जो है आपका ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि आपसे हो सकता है कि इसके बारे में पूछ ले, शिव समुद्रम जो है ये आपका कौन सी नदी पर है? तो ये कावेरी नदी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है आपका सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर है। और इससे जो है आपका कौन कौन सा राज्य में ये पड़ता है और कौन कौन से राज्य इससे फायदा उठाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एक तो पंजाब हो जाएगा, दूसरी बात आपका हरियाणा, अपनी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे जो है आपका करते हैं। और साथ में आपका राजस्थान भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी यहाँ जितना ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, रावी तो नहीं है, व्यास है। यदि इसमें एक और नाम लिख दें हम, रावी नदी, क्या लिख दें? रावी नदी। ठीक है, ये सभी का सभी जो है आपका क्या है? सिंधु नदी का सहायक है। सिंधु का सहायक नदी है, सिंधु का सहायक। ठीक है, मापनी क्या है? मापनी क्या है बताइए? मापनी क्या आ जाएगा? अनुपात या कथन या दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो मापनी क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मानचित्र में प्रदर्शित हम करते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापते हैं, उसी को यहाँ पे मापनी के रूप में नापते हैं। तो मापनी क्या है? मापनी जो है अनुपात को ये दर्शाता है। ठीक है, क्या? अनुपात, 2 बिंदुओं के बीच के जो अनुपात होते हैं वो। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखिए, बिहार है, बिहार देखिए, विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है। और इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका कुल वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपका विधान परिषद है। 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। अब 6 राज्य का जो है आपको नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बताते हैं इसका। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, कोड लिख रहे हैं कर्नाटक का, जैसे बिहार में लिखते हैं ना बिहार, आपके गाड़ियों में बिहार रहता है लिखा हुआ, उसी तरह से ये कोड है। महाराष्ट्र जो हैगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और अपना बिहार भी इसमें आता है, तो बिहार भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है जो आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आपका तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये 6 जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपका क्या है? विधान परिषद है, विधान परिषद आपका स्थित है। बात समझ रहे? ठीक है, तो यहाँ पे कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? देखते हैं ऑप्शन किस आधार पे दिया है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आपको हमने इतना बातें बता दी, तो इसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितने भाग? तो ये हो जाएंगे आपका 1/6 भाग के रूप में दिया हुआ, 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो बिहार विधान परिषद की संख्या है वो 74 नहीं 75 है, 75 है। नेक्स्ट प्रश्न ये लीजिए, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये भी प्रश्न रिपीट है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आप इस ऐसे प्रश्न की प्रकृति को समझिए और जो नेगेटिव बातें हैं उसी को आपको चुनना है चुनौती में। ठीक है, लोकतंत्र के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था, तो उच्च शिक्षा व्यवस्था होगा तो लोकतंत्र क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये तो चुनौती नहीं कह सकते, है ना। तो क्या हो गया? खदान, है ना, खदान की व्यवस्था, ये भी सही है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती तो यही हो जाएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या पे नियंत्रण, लोकतंत्र से इसमें क्या अच्छी फर्क पड़ेगा बताइए? तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आपका क्या है?
लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पंचायती राज के बारे में जो है ये आपका महात्मा गांधी के विचारधारा पर आधारित है, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके विचारधारा पर आधारित है। और पंचायती राज का गठन की चर्चा जो है यहाँ पे अनुच्छेद 40 में कहा गया है। क्या चीज़ का चर्चा? पंचायती राज के गठन का चर्चा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है संविधान के जो भाग है 4, भाग 4 से संबंधित है। और भाग 4 जो है आपका DPSP से संबंधित है। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसमें आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, तो उसी के बीच में आपका ये अनुच्छेद 40 आता है, जो राज्य के पंचायती राज की गठन की बात करता है। और ये सब प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो आपका रिपीट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? रिपीट प्रश्न है, दोहराया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है, और हमने इसके बारे में बताया भी है। और ये है इस सेट का लास्ट प्रश्न। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? किसमें? तो तलछटी चट्टान हो जाएगा, तलछटी चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो हमें जो है आज का ये क्लास आपका ये जो है ये सेट आपका पूरा हो गया। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये क्लास कैसा लगा, इस क्लास के बारे में आपकी राय कैसा है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी है शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो वो भी हमें आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।